अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी काफ़ी अहम तरीन मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों एयरसेल से ही बात का आगाज़ कर लेता हूँ कि मिड दिसंबर के अंदर अपने ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रही है 3 एयर बसेस के ज़रिए। शुरू में ये इनिशियल ऑपरेशन होगा, बाद में ये तादाद को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। अभी क्योंकि मुल्क के अंदर ही शुरू करेंगे, बाद में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसे लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह ये एक ऐसी एयरलाइन बनेगी जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि रोल मॉडल होगी। इसका दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जून 2020 के अंदर ही इन्होंने अपने ऑपरेशन का आगाज कर लेना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पीछे चला गया। क्योंकि सियालकोट की अगर बात की जाए तो एशिया का सबसे पहला ड्राई पोर्ट है प्राइवेट सेक्टर का, वो सियालकोट ने बनाया और कामयाबी के साथ आज भी वो पाकिस्तान की और सियालकोट की जो एक्सपोर्ट है उसे इंक्रीज करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, खिदमत कर रहा है, आप ये भी कह सकती हैं। इसके अलावा बाद में हमने देखा सियालकोट ने एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया, जो कि कामयाबी के साथ आपको पता है अब भी खिदमत सर इंजाम दे रहा है। अब सियालकोट का जो तीसरा एक इंटरनेशनल लेवल का आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट है, ये है एयरसियाल। इंशाल्लाह पीआईए को भी लोग भूल जाएंगे, इस तरह की सर्विस यहां से निकलेगी। इसका रीजन ये है कि सियालकोट शुरू से ही अपने पांव के ऊपर खड़ा होता हुआ नजर आया, मेहनत की बात है सारी। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि लोग पीआईए को भी भूल जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे जैसा कि पीआईए की जगह एयरसेल एक कौमी अदारा बन चुका है। तो खैर इसे कौमी अदारा कहा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा महसूस होगा क्योंकि ऐसा पोटेंशियल है इसमें, ऐसा मेहनती काम सियालकोट ही करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सियालकोट से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि मैं रखता हूं तो मैं तारीफ कर रहा हूं। तारीफ पूरी दुनिया करती है जो प्रोजेक्ट सियालकोट सामने लेकर आता है। जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, मतलब मैं तो नहीं करता लेकिन सियालकोट ही करती है, उसके अंदर गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन कितनी है आप अगर रिसर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा। ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो सियालकोट की खुद की है, खुद ही मेहनत करती हैं, खुद ही कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है, 100% तकरीबन हर चीज ही एक्सपोर्ट होती है, चाहे लेदर गारमेंट हो, चाहे इसके अलावा और चीजें हो जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, स्पोर्ट गुड्स आ जाती हैं। तो बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है अब सियालकोट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की जहां तक बात की जाए तो इसके अंदर ग्वादर में ये हुई थी कुछ ही दिन पहले, जिसमें ट्रांसमिशन पानी के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट था जो कि सवद डैम से निकलना था, इसका फेज 1 कंप्लीट कर लिया गया था और इसके फेज 2 के ऊपर भी 70% काम मुकम्मल कर लिया गया था। तो ये ग्वादर के अंदर बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें मैंने आपको पीछे भी बताया था रोड्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर और वाटर सप्लाई को लेकर काम किया जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज है ताकि ग्वादर के आम लोगों को फायदा हो और ग्वादर तरक्की की जानिब गामजन हो। और तरक्की आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता आती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक सौ दम ही तरक्की आ जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है और ग्वादर भी तरक्की की जानिब गामजन है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी डेवलपमेंट है वो भी शेयर कर देता हूं। केपीके गवर्नमेंट की जानिब से 560 मिलियन रुपीस अप्रूव किए गए हैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए मानसहरा इलाके के लिए। इसमें दोस्तों बालाकोट रीजन के अंदर 2 ब्रिजेस कंक्रीट के बनाए जाएंगे और इसके अलावा डुडियाल एरिया और शिंक्यारी एरिया जो है वहां गैस की सप्लाई की जाएगी, क्योंकि अभी इन इलाकों इन गाँव के अंदर गैस अभी तक पहुंच नहीं सकी। इसमें 250 मिलियन रुपीस अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस के प्रोजेक्ट के लिए होंगे और 310 मिलियन रुपीस के जरिए सैकड़ों इस इलाके के जो देहात बन जाती हैं, जो विलेजेस बन जाती हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाएगा मानसहरा नारायण जलकंड रोड के साथ। तो इस तरह ये काफी अहम तरीन इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाने लगा है। इसके अलावा 80 मिलियन रुपीस का एक और प्रोजेक्ट बन जाता है रोड का, जिसका नाम है गरीगढ़ लाट रोड। तो इसके ऊपर भी काम होगा। तो इस तरह ये 3 ओवरऑल प्रोजेक्ट बन जाती हैं और ये 560 मिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं मानसहरा रीजन के अंदर। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान ने कोई 3.18 अरब डॉलर का एक्सटर्नल कर्जा अभी तक ले लिया, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। अब देखें दोस्तों यहाँ फिगर्स काफी ज्यादा है, लेकिन मैं मोटी मोटी सिर्फ शेयर करूंगा। एक तो इतना कर्जा ले लिया इस अर्जे के दौरान, जुलाई से अक्टूबर, इसी अक्टूबर की बात कर रहा हूं, ये बात आप याद रखें। इसमें कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ये स्लो रहा है प्रोसेस, क्योंकि पाकिस्तान ने ओवरऑल जो कर्जा लेना है इस साल के दौरान ये लेना है 12.233
अरब डॉलर, यानी इतनी अमाउंट की मजीद जरूरत थी पाकिस्तान को अपने तमाम काम करने के लिए। इसमें दोस्तों ये अभी तक 4 माह के अंदर जो कर्जा मैंने आपको बताया ये 26% कर्जा बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान ने 327.9 मिलियन डॉलर का कर्जा एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया था। इसमें यहां मैं ये आपको बता दूं कि अब यहां ये भी फिगर इन्होंने दी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने कितना लिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कितना लिया, वर्ल्ड बैंक से कितना लिया, और इसी तरह यूके, फ्रांस, इटली, अमेरिका, चाइना, इन कंट्री से कितना कितना लिया, यानी तमाम डिटेल मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बहुत है। इसके अलावा इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर अलग इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कर्जा कितना वापस किया, इसलिए अभी सिर्फ मोटी मोटी डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है ये कुछ इस तरह से है कि कुछ दिन पहले ये डेवलपमेंट सामने आई थी कि 2 चाइनीज कंपनीज ने एग्रीमेंट साइन कर लिया फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साथ, जिसके तहत M3 इंडस्ट्रियल एस्टेट फैसलाबाद के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे स्मार्टफोन को लेकर, जहां ये स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करेंगे। इसमें दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट है वीवो कंपनी के, उनकी जानिब से इस एग्रीमेंट के अंदर हिस्सा लिया गया है। यानी अब ये तो कन्फर्म हो चुका है कि इस साल के मिड के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी सामने आई थी, इसके बाद अब कंपनीज इंटरेस्ट ले रही है मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर कि अपनी कंपनीज को सेटअप किया जाए पाकिस्तान के अंदर। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ हो रहा है और ये $10 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, यहां मैं ये बता दूं कि बहुत सारे दोस्त ये कहती हैं कि ये क्या सच में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा या असेंबली प्लांट होगा। देखिए होगा इंशाल्लाह ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक सौ दम इसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बदल दिया जाए, ठीक है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर इसे असेंबली प्लांट के अंदर बदला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन किया जाएगा और जैसे जैसे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बढ़ती चली जाएगी और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी कंपनी को, तो वो इसे आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बदल देंगे, यानी हर चीज पाकिस्तान से लेंगे। तो इस तरह ये ऐसा नहीं होता कोई भी। अब जब आप कहते हैं ना कोई बड़ी कंपनी आए या कोई बड़ा सेटअप लगे या कोई बड़ी आप कहें कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो, तो वो ऐसा नहीं होता हमेशा कि जब हम ये कह रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही $10 मिलियन की है, जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए इसे आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग में बदला जाएगा। अभी इनिशियली इसे आप असेंबली प्लांट भी कह सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर हुआ है, ये बात आप याद रखें। अब दोस्तों ये क्योंकि 2 दिन पुरानी डेवलपमेंट हो गई थी, ये मैंने शेयर नहीं थी करनी। मैंने शेयर इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान ने जो कस्टम ड्यूटीज के तहत मोबाइलों के ऊपर से टैक्स वसूल किए, ये 54 अरब रुपया पिछले साल, ये FBR की जानिब से डेटा रिलीज किया गया है और ये असल में इन इंपोर्ट मोबाइल के ऊपर से पैसा इकट्ठा हुआ है, जो कि आपको पता है कि डिवाइस आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम के जरिए ब्लॉक कर दिए जाते थे मोबाइल। यानी अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको पता है आपका मोबाइल अब हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है सिम डालकर तो आपको इसे रजिस्टर करवाना पड़ता था, जिससे यह है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अब जो गैर कानूनी मोबाइल होते थे या आप कह सकते हैं कि स्मगल शुदा मोबाइल होते थे, इनका इस्तेमाल तकरीबन खत्म होकर रह चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा ये इकट्ठा हुआ है इस तरीके के मुताबिक, जो कि 54 अरब रुपया रहा था पिछले साल। तो ये काफी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है और डेटा सामने आया है कि जब लीगल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो किस तरह शूट अप कर जाता है पैसा, किस तरह टैक्स कलेक्शन में इजाफा होता चला जाता है, क्योंकि पिछले साल की निस्बत ये 145% ज्यादा नजर आता है। तो आप जरा ये अंदाजा लगा लें खुद ही कि ये सिस्टम कितना ज्यादा फायदा दे रहा है। इससे एक और चीज का पता चलता है कि मोबाइलों को पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होना चाहिए, क्योंकि जब बाहर से मोबाइल आता है तो उसके ऊपर टैक्स भरा लगता है और लोगों को वो पे करना पड़ता है अगर उन्होंने मोबाइल चलाना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होती हैं जो कि मोबाइल बाहर से ही परचेज करते हैं और पाकिस्तान के अंदर लेकर आकर तोहफे की सूरत में दे देती हैं और वो टैक्स फ्री हो जाती हैं एक किस्म के। मुल्क के अंदर तो उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता इस तरह, तो इस सिस्टम के जरिए उनसे भी टैक्स वसूल किया जा रहा है।
इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 13 से 14 लाख के दरमियान या 13.5 लाख से जायद आप कह सकती हैं, 14 लाख के करीब कह लें। तो इस तरह इतने लोगों पाकिस्तान के अंदर से ये ट्रैवलर गए थे बाहर या आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो ये बड़ी तादाद बन जाती है। हर कोई एक दो मोबाइल लेकर आ रहा था, तो यानी लाखों मोबाइल आप कह सकती हैं कि टैक्स फ्री जा रहे थे। तो पहले भी ऐसा होता था, तो जब इन्हें सबको टैक्स पे करना पड़ा तो वो रजिस्टर्ड हुए पाकिस्तान के अंदर, जिससे फिर पैसा भी बढ़ा। इसके अलावा इससे ये भी इंपैक्ट पड़ा है कि जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो ये चाहती हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। तो ये सब डेटा आपको देने का मकसद ही यही था कि आपको बताया जाए कि क्यों अब कंपनीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूस और पाकिस्तान एग्री हो चुकी हैं जो पाकिस्तान गैस स्ट्रीम पाइपलाइन का मंसूबा होगा, जिसका पहला जो नाम था ये नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन था, इसको लेकर। तो इसमें अब पाकिस्तान के ज्यादा शेयर्स होने थे और जो रूस है इसके शेयर्स कम होने थे। लेकिन अब नई डेवलपमेंट ये निकलकर सामने आई है कि जो मैनेजमेंट का निजाम होगा वो रूस के हाथ में होगा। अब पाकिस्तानी कवानीन को देखा जाए तो उसके मुताबिक जिसके पास शेयर ज्यादा हो वही उसका मैनेजमेंट का निजाम भी संभालता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। तो पहले भी पाकिस्तान के पास इस तरह की थोड़ी बहुत एग्जांपल मौजूद है जिसमें पाकिस्तान के शेयर्स कम थे, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो दूसरे मुल्क की वो कंपनी या दूसरा कंट्री ही जो आप कह सकते हैं कि जिस मुल्क की इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी तो वही उसे मैनेज भी कर रहा था। जैसा कि अगर पार्को को ले लिया जाए, पाकिस्तान अरब रिफाइनरी को, तो इसमें यूएई की इन्वेस्टमेंट कम थी और उसके शेयर्स भी कम थे, लेकिन इसकी मैनेजमेंट यूएई की थी। तो इस तरह जो पाकिस्तान और रूस का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके अंदर भी इसी तरह होने जा रहा है कि पाकिस्तान के शेयर तो ज्यादा होंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बा ज्यादा मौजूद नहीं कंपनीज के पास, इसलिए मैनेजमेंट इसकी रूसी कंपनी ही करेगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है और ये भी पता चला है कि जो फिजिबल पाइपलाइन होगी ये 56 इंच की होगी और 1.6 अरब क्यूबिक फीट पर डे गैस के हिसाब से उसे गुजरा करेगी। तो इस तरह ज्यादा फिजिबल रहेगा अगर तो पाकिस्तान इस पाइपलाइन के ऊपर काम करेगा जो कि बड़ी पाइपलाइन होगी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान छोटी पाइपलाइन के बारे में सोच रहा था जो कि 48 इंच या 52 इंच की होनी थी, लेकिन 56 इंच वाली थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो अगर 48 या 52 इंच की बात की जाए तो उसमें से 1.2 अरब क्यूबिक फीट पर डे गैस गुजरनी थी। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट भी इस मुतल्लिक भी कुछ इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट और लास्ट डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि टॉप एशियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को जारी कर दिया गया है, जिसमें ये पता चला है कि जो 100 पहली टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें सिर्फ एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी आई है और इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है नस्ट यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसने नंबर हासिल किया 76वां, यानी 75 यूनिवर्सिटीज एशिया के अंदर इसे बेस्ट समझी गई हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो इंस्टीट्यूट लिए गए हैं इस बार ये 650 लिए गए हैं। इन 650 के अंदर पाकिस्तान की 39 मजीद यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, यानी अगर आप टोटल कर लें तो ये 40 बन जाती हैं, नस्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो 650 में से 40 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज आई हैं, जो कि कम है चाइना और इंडिया की निस्बत। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं आपको कुछ बता देता हूं कि किस बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये रैंकिंग रखी है, कि किस बुनियाद के ऊपर ये यूनिवर्सिटी रैंक कर रही है। इसमें दोस्तों एकेडमिक रेपुटेशन को लिया गया 30%, एम्प्लॉय रेपुटेशन को लिया गया 20%, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को लिया गया 10%, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क को लिया गया 10%, सिटेशन पर पेपर 10% लिया गया। इसके अलावा पेपर पर फैकल्टी 5% लिया गया है। इसके अलावा स्टाफ विद पीएचडी होल्डर ये 5% लिया गया है। प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी 2.5% लिया गया है, जबकि प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी 2.5% लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रोपोर्शन ऑफ इनबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट ये भी 2.5% लिया गया है। तो इस तरह ये रैंकिंग बनाई गई है और जो चीजें मैंने आपको बताई है ये बेहतरीन चीजें हैं कि इसी की बुनियाद के ऊपर रैंकिंग बेहतर से आ सकती थी। तो इसमें काफी अफसोसनाक अमल है कि पाकिस्तान की 40 यूनिवर्सिटीज हैं 650 में से, काफी कम है, क्योंकि नंबर 1 के ऊपर देखा जाए तो नंबर 1 के अंदर आ जाता है चाइना जिसकी 120 यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया आ जाता है दूसरे नंबर के ऊपर, जापान और साउथ कोरिया तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर
ऊपर आ जाती हैं। तो अगर यहाँ मैं आपको डिटेल में 40 यूनिवर्सिटीज़ के मेरे पास नाम भी मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लेकिन इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।